हम में से हर कोई अपने इर्द गिर्द उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है। मगर जब तक हम अपने भीतर के अंधेरे से रूबरू नहीं होते, उससे संघर्ष नहीं करते, उससे जूझते नहीं, तब तक बाहर प्रकाश की प्राप्ति मुश्किल है। खुद के अंधेरे एक ऐसा ही उपन्यास है जिसे लिखा है हेमंत बड़ोदिया जी, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति के संघर्ष को बताया है जो लगातार खुद से, परिवार से और समाज से जूझते हुए अपने भीतर की यात्रा तय करता है। बात किताबों की सीरीज में आपका स्वागत है हेमंत जी। सबसे पहले तो आपको बधाई आपके उपन्यास के लिए, और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें और साथ ही साथ अपनी लेखन यात्रा से हमें अवगत कराएं। मैं मेरे बारे में बताने से पहले आपने मुझे इस कैंपेन में जुड़ने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कोटा से आता हूँ। मैं वहाँ एक संस्थान में कंटेंट राइटर और वीडियो एडिटर के रूप में काम करता हूँ। जी। आपकी लेखन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आप कब से लिखते थे? किस तरह उपन्यास अपनी शक्ल में आया? लेखन यात्रा अगर मैं ऐसे कहूँ तो मुझे पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे लिखने का शौक शायद बचपन से था। मैं धीरे धीरे लिखता था, लिखता गया। फिर जैसे जैसे पता चला तो मैं कुछ कविताएं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज पेपर में, अखबार में इनमें भेजने लगा। वैसे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। 2016 में एक फिल्म आई मिरादा, उसमें मैंने को राइटर के रूप में काम किया। तब मुझे पता लगा कि मुझे मेरे शब्दों को लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने धीरे 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 अपना उपन्यास को आकार दिया और आज उपन्यास आप सबके सामने है। जी, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मेरे हाथ में किताब है खुद के अंधेरे, बहुत खूबसूरत मुझे इसका कवर लगा पर्सनली। शुक्रिया। और क्योंकि सबसे पहले जब किताब हाथ में लेते तो शीर्षक ही हमारे सामने आता है, तो खुद के अंधेरे शीर्षक के पीछे की क्या कहानी है? खुद के अंधेरे, अंधेरे को लोग समझते हैं कि एक डिप्रेसिंग ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से अंधेरा डरावना नहीं है। अंधेरा एक ऐसी जगह है जहाँ हमको अपना सच जानने का मौका मिलता है। वो हमें रूबरू कराता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या मुश्किलें हमें चल रही है। तो मेरे हिसाब से अंधेरा सिर्फ एक डरावना नहीं, एक सेल्फ डिस्कवरी हो सकता है। बहुत खूबसूरत। इस किताब में भी आपने सेल्फ डिस्कवरी की काफी गहराई से मतलब आपने बात की है। तो इस जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो शुरुआत में ही मुझे उसने अट्रैक्ट कर लिया, एक पोर्शन ने जहाँ पे आपने मोबाइल फोन को नैरेटर के रूप में, कहीं ना कहीं कहानी के सूत्रधार के रूप में आपने दिखाया है। तो आपके अनुसार मोबाइल फोन की हमारे जीवन में फिलहाल क्या भूमिका है? क्या ये बहुत नेगेटिव तौर पे ली जा रही है आजकल, है उसको किस तरह से लिया जा रहा है? मेरे हिसाब से मोबाइल एक भाई है, एक पिता है, या एक बहन है, या एक टीचर है। आपके ऊपर आप उसका कैसे यूज करते हैं। अगर आप, जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर आप उसको सही से यूज लेंगे तो वो आपके लिए देवता बन सकता है। अगर आप उसको इतना यूज करोगे तो वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो मैंने ये कहानी मोबाइल को नरेटर बना के इसलिए लिखी कि मैं जेनजी लोगों से जुड़ पाऊं और वो मेरी कहानी को अपनी कहानी समझे। जब आप पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कोई कहानी नहीं, ये ऐसा हो रहा है कि जैसा सब कुछ मैं जी रहा हूँ। आपने इसमें कई सारे मुद्दे, मतलब एक युवा जीवन का संघर्ष आपने इस उपन्यास में दिखाया है, जिसमें पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से कहीं ना कहीं जनरेशन गैप आपने दिखाया। तो आज आप उसे किस तरह देखते हैं? आपके जीवन में किस तरह से जनरेशन गैप आपको लगा कि रहा, और किस तरह से इस दूरी को पाटा जा सकता है? अगर हम लोग आज के जीवन की बात करें तो पिता का, अभी जो बच्चे हैं वो पिता का 2.0 वर्जन यूज कर रहे हैं। और हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता था कि अगर पिताजी रूम में तो हम बाहर हैं, अगर हम रूम में हैं तो पिताजी बाहर। जैसे एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसा था। तो मुझे लगा कि ये इशू डिस्कस करने लायक है। तो जेन जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि चाहे फैमिली हो चाहे दोस्त हो, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उससे हमारे रिश्तों में थोड़ा सा खटासपन या दरारपन आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बातचीत दोनों तरफ से खुली रहनी जी चाहिए, जी जी ओपन एंडेड रहनी जी। चाहिए, मुझे लगता है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई लेखक अपनी रचना लिखता है तो उसके निजी जीवन की झलक उसमें कहीं ना कहीं आती ही आती है। तो इस उपन्यास में, इसके कथानक में किस तरह से आपके निजी अनुभवों ने इसको आकार देने में आपकी मदद की? हम जब भी कहानी लिखते हैं, मैं ज़्यादातर सोशल इशू पे कहानी लिखता हूँ, तो मैं कहानी ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने कुछ कथानक, मेरे कैरेक्टर जो हैं मेरे आसपास के हैं, कुछ कैरेक्टर मैंने क्रिएट किए हैं। तो ऐसा बोला जा सकता है ये ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, लेकिन इतना नहीं। पर यह है कि मैंने ऑब्जर्व करके कहानी लिखी है, तो कुछ ना कुछ इम्पेक्ट है। जैसे मैंने मोबाइल को नरेटर बनाया तो मुझे लगा ये शायद थोड़ा सा एक नया प्रयोग हो सकता है, इसीलिए मैंने मोबाइल को यूज किया है, ताकि हम लोग अपनी बात आसानी से समझ सके और हमें लगे कोई अपना अपनी कहानी कह रहा है। काफी, मतलब आप यूथ से कनेक्ट करने की आपने बहुत कोशिश की है इसमें, कि वो सीधे उन तक पहुंच जाए बात, किसी मीडिएटर की उन्हें जरूरत ना पड़े, किसी व्याख्या की जी जरूरत ना एकदम हो। सही। ये बहुत खूबसूरत बात रही आपके उपन्यास की।
मैं चाहती हूँ कि आप उन लेखकों के बारे में बताएं जिनको आपने पढ़ा है, जिनकी राइटिंग स्टाइल से कहीं ना कहीं आप प्रेरित रहे हैं और जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया है कि मैं भी अपनी बात लिखूं। तो ये मेरे हिसाब से किसी एक लेखक का नाम लेना थोड़ा बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल। हो जाएगा। पर ये होता है कि हम लोग जब आज के अगर अगर आज के जो नए राइटर की बात करूं तो वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं नई वाली हिंदी। और मेरे हिसाब से ये चीज़ सही भी है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ से जल्दी जुड़ पा रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है। कभी कभी जैसे हम लोग अगर कोई डिफिकल्ट कुछ सब्जेक्ट वगैरह है, हम लोग उसको उतना अच्छा ग्रेप नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम मुझे नई वाली हिंदी या ऐसी भाषा में लिखना चाहिए ताकि मुझे पढ़ते वक्त किसी भी बंदे को सोचना नहीं पड़े कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या किसी का अर्थ उसको गूगल ना करना पड़े। ऐसा बात चले जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही वो बुक से पढ़ता रहे। तो मैंने पढ़ा तो प्रेमचंद जी को भी है, दिव्य प्रकाश दुबे को भी है, मानव कोलसर को भी है, अशोक पांडे जी को भी पढ़ा है, सत्यव्यास जी को पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे राइटर जिनको मैंने पढ़ा है। जी। आपने इसमें जब शुरुआत करते हैं आप कथानक की, तो छात्र राजनीति का भी इसमें जिक्र आता है जहाँ पे वो पूरा चुनावी कैंपेन करते हैं। तो आप जो है छात्र राजनीति को किस तरह देखते हैं? मतलब आप उसे क्या मुख्य धारा की राजनीति के लिए लॉन्च पैड समझते हैं कि वहां से मुख्य धारा में जाया जा सकता है, या फिर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की टूल के रूप में आप छात्र राजनीति को देखते हैं, या कुछ और? देखो, मुख्य धारा से तो जोड़ा जाए या नहीं जाए इस पे मैं अपना कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन बस मेरा ये है कि अगर छात्र राजनीति छात्रों को एक सबल बनाती है, वो समझाती है कि देश कैसे काम करता है, हम लोग सोशल इशू पे कैसे मुद्दे उठा सकते हैं, अगर हम लोग कभी राजनीति में जाएं तो हम लोगों का जुड़ाव जनता से कैसे हो। हाँ। अगर आप छात्र राजनीति को रखा जाए तो वो एक प्रेसिडेंट वो जो है उनका, वो उनके बच्चों की बात समझेगा, वो उनके जुड़ाव समझेगा। बस इसीलिए मैंने उसको यूज किया है। मतलब आप मुद्दों को समझे, कहीं ना कहीं रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है अपने साथियों की प्रॉब्लम्स कम से कम जी। वहां से समझने से शुरुआत जी, करें। बहुत बढ़िया। इसमें मतलब क्योंकि कई सारे आपने एलिमेंट्स इसमें अलग अलग घटनाओं को जोड़ के आपने लिखे हैं, तो मैं एक एक करके धीरे धीरे उन पे आऊंगी। जी। तो आपने इसमें ग्रामीण परिवेश की भी बात की और उसके आपने कहीं ना कहीं दोनों पक्ष दिखाए हैं। एक पक्ष जिसको रोमांटिसाइज किया जाता है, प्रकृति, सरलता, सादगी, उसी के समानांतर आपने कहीं ना कहीं जो वहाँ के कुरीतियां हैं या कुछ ड्रॉबैक्स आप कह लें, आपने उनके बारे में भी बात की। तो जातिवाद की समस्या क्या आपने कभी फेस की, या आपने किस तरह से उसका अनुभव किया? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस मेरा मेरा ये था कहानी लिखते वक्त कि शहर और गांव हमारा एक दो फेस है। हमारा जो कहानी या कथानक है वो शहर से गांव तक जा रहा है। तो मेरा ये था कि मैं इस कहानी में दोनों को उजागर करूँ कि कैसा होता है। शहर हमको लाइफस्टाइल देता है, हमको दौड़ना सिखाता है, पर वो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अकेलापन छोड़ जाता है। वैसे ही गाँव है, जैसे हम गाँव जाते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, जो हम भाग दौड़ शहर में कर रहे हैं तो वो सही। तो गाँव हमें एक थोड़ा सा सुकून देता है। बस मेरा ये था कि हम लोग शहर से जोड़ के गांव तक पहुंचाओ जेनजी को, ताकि वो उस सुकून को फील कर पाए कि वो होता क्या है। और आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में रिश्ते क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, समाज क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और समाज हमको क्या दे सकता है और हम उसको क्या दे सकते हैं। बस इसी को मैं दिखाना चाहता था। आपने बहुत अच्छे से उसका मतलब कहीं ना कहीं कथानक में चीज बताई कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, है ना? सिर्फ लेना ना सीखे, कुछ देना भी जी। सीखे। तो आपने बहुत अच्छे से उसे बताया है। और उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आगे किन विषयों पर लिखना चाहेंगे? मतलब आपने कहा कि आप सोशल इश्यूज पे लिखते हैं, इसमें भी आपने जातिवाद का मुद्दा हुआ या छात्रों की राजनीति वाला आपने एक सेगमेंट उठाया है। तो आगे किन विषयों पर आपको लगता है कि लिखा जाना चाहिए, यूथ तक वो बातें पहुंचनी चाहिए? अगर मेरा कहा जाए तो देखो, आज का यूथ सब अपनी बात समझता है। जैसा हमारे देश में माहौल चल रहा है, वो अपनी बात मनमाना या अपनी बात कहना आसानी से जानता है। बस मेरा ये है कि हम लोग वो कहानी लिखें जो हमारे आसपास की हो, ताकि अगर आप पढ़ें या कोई भी पढ़े तो उसे ऐसा नहीं लगे कि किसी ने बनावटी या कुछ लिखा है। बस वो पढ़े तो उसको ऐसा लगे, अरे ये तो मैंने कहीं जिया था, या मैं इसको जीने वाला हूँ, या इसको मैं जी रहा हूँ। तो बस मुझे ऐसा लिखना है जो किसी भी पाठक को ऐसा लगे ये सिर्फ उसी की कहानी है और ये सिर्फ उसी के लिखी गई है। बहुत बढ़िया। मतलब उससे पूरा कनेक्ट फील करें, हाँ। कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं। आपके अनुसार जो आपने उपन्यास में इतने सारे पात्र आए, आपका फेवरेट पात्र कौन रहा? मतलब मुझे आप जिससे ज्यादा कनेक्ट खुद को फील करते हैं या चाहते हैं कि ये इससे सबसे ज्यादा पाठक कनेक्ट, क्योंकि काफी सारे इसमें पात्र है। इसमें संदीप है जो कि कहीं ना कहीं आपने मुख्य किरदार के रूप में दिखाया, एक केशव है उसका मित्र है, जानकी भी एक उसमें पात्र रही, बड़ी प्रमुख पात्र एक घटना के रूप में रही है। तो उसके अलावा भी आपको कौन सा पात्र लगता है कि ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर है ये, या पाठकों के लिए हो सकता है? अगर मैं सारे कैरेक्टर को छोड़ के मैं सिर्फ एक बात करूं तो केशव के जो चाचा हैं ओके। वो बड़े इम्पैक्टफुल हैं। क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में या जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, हम लोग
चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो मेरा ये है कि चाहे उसके चाचा कैसे भी मेंटेलिटी से आते थे, लेकिन एट लास्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो मैं कर रहा था वो गलत था और मुझे सही को करना चाहिए, या फिर जो ये लोग कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। तो बस मेरा यही है कि आप लोग भी वैसा बने, जो मेंटेलिटी आप लोग शुरू से लेके आ रहे हैं या किसी ने आपके ऊपर बनाया गया है या आपके मेंटली पहले से बना हुआ है, हम उसको लेके चलते रहें, चाहे वो गलत हो। हम लोग गलत इसीलिए करते आ रहे हैं कि वो बहुत सालों से चलती आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें आपने एक पात्र बीच में इंट्रोड्यूस किया था, तो वो मेरा खुद का एक सवाल था कि नैना करके जो आपने पात्र लिया है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी पात्र को उपन्यास में लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी अंजाम तक पहुंचता है ना, मतलब उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। तो नैना की कहानी जो है आपने बीच में रोक दी है, तो क्या एक मतलब आपने उसे ग्लैमर के तौर पे इस्तेमाल किया या फिर एक युवा जीवन को बताया कि कहीं ना कहीं लव एंगल उसमें आता ही है, तो किस तरह से आपने नैना का कैरेक्टर लिया है? ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है, पर एक्चुअली ये है कि जब मैं संदीप को कैरेक्टराइज कर रहा था तो शुरू में ऐसा लगा कि संदीप ज्यादा ही गैर जिम्मेदार है, तो उसको सही करने के लिए, उसके थोड़ा सा इम्पैक्ट को, उसको कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए, तो मुझे लगा कि नैना उसके जीवन में एक ऐसा इम्पैक्ट दे रही है जिसको सही रास्ते के लिए प्रेरित कर रही है कि आप ऐसा करोगे तो सही हो जाएगा। तो वो उसके जीवन पे एक छोटा सा कैरेक्टर होने के बावजूद उसके जीवन पे बहुत इम्पैक्ट डालती है, और वो आपने पूरी कहानी पढ़ी है, एक छोटा सा कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला तो है। बिल्कुल डाला है, तभी वो मेरे जहन में अटक गया था कि यार ये कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, वो जरूर पूछना मुझे चाहिए। उसके अलावा क्योंकि मतलब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं तो राजनीति का जिक्र हुआ है तो वो उसे अछूता नहीं हम छोड़ सकते हैं। तो उसमें एक चीज मुझे लगी, आपने मतलब क्लियरली मेंटालिटी बता दी है कि आजकल का यूथ जानता है, मतलब सबके दिमाग में धारणा बन गई है कि नेता मतलब जुमलेबाज। तो जो सतीश है वो भी वादे करता है चुनाव से पहले, और फिर जब उससे कहा जाता है कि पूरा करेंगे, बोले नहीं वो तो हर नेता करता है, जुमलेबाजी करता है। तो आप इस पे क्या समझते हैं कि क्या छात्र नेता को भी इसी तरह उसी लीक पे चलना चाहिए, उस लीक को तोड़ना चाहिए, किस तरह से तोड़ना चाहिए? मैंने जैसे पहले भी बोला कि जो चीज शुरू से चलती आ रही है इसका मतलब वो सही नहीं है, इसका मतलब वो सही हो ये जरूरी भी नहीं है। तो बस मेरा ये है कि आप अपनी अभिव्यक्ति और अपने मेंटल से खुद समझिए कि जो लोग शुरू से करते आ रहे हैं वो सही है ये जरूरी नहीं है। तो आप लोग अपने हिसाब से समझिए कि जो हम लोग अपने समाज को दे रहे हैं और जो हम लोगों ने हमारे समाज से लिया है, तो हम लोग उनको उतना सही दे पाए ताकि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को इतना मोटिवेट कर पाए कि जो लोग प्रथाएं शुरू से चलती आई वो सही हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और जो है, आपने यूथ को कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ने की भी कोशिश आपने की है, जब उनकी आप यात्रा दिखाते हैं अयोध्या की। तो मतलब आज क्या आपके लिए अध्यात्म का क्या महत्व है, क्या युवाओं को क्यों अध्यात्म से जुड़ना चाहिए? अगर सिर्फ मैं मेरी बात बोलना चाहूंगा तो मेरे लिए अध्यात्म एक सुकून है। हम लोग कहीं भी कॉरपोरेट में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो हम लोग इतना नहीं सोच पाते कि हम लोग अपने लिए क्या करें। तो कहीं भी, चाहे कोई मंदिर हो चाहे कोई मस्जिद हो, हम लोग अगर वहाँ 2 मिनट भी बैठते हैं तो कहीं सुकून मिलता है। हाँ। और आप देखना वहाँ का एटमॉस्फेयर होता ही ऐसा है, या ऐसी कुछ वाइब्स होती है जो हम लोगों को एकदम से सब चीजें भुला देती है। सबका इसमें अलग अलग थॉट हो सकता है, कोई इस चीज को माने या कुछ कोई इस चीज को ना माने। तो बस मेरा ये था कि वो लोग जो जेनजी लोग हैं वो इस चीज को समझे, चाहे आप उस चीज को माने या नहीं माने। आप उस शक्ति को मानते हैं या उस चीज को, प्रथा को आप मानते हैं, वो आपका अपना थॉट है। बस मेरा ये था, आप उससे जुड़ेंगे तो आपको वो सुकून मिलेगा जो आप इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में नहीं मिल पा रहा है आपको। हाँ, जैसे आप भाग दौड़ बड़ी जिंदगी की बात करें तो फिर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इसमें ठहर के रुक कर खुद को देखने की बात की, आत्म अवलोकन, आत्म साक्षात्कार आप जिसे कह ले, वही है कि खुद के अंधेरे, खुद की भी बात कर रहे हैं, खुद के अंधेरे की, फिर उससे निकलना कैसे है। तो किस तरह से आप आत्म अवलोकन को कितना जरूरी मानते हैं, जब सब लोग आत्म प्रशंसा तो चाह रहे हैं लेकिन खुद का क्रिटिसाइज खुद को करना नहीं चाह रहे, खुद को देखना नहीं चाह रहे, तो आप क्यों समझते हैं कि वो जरूरी है? देखो, आज का जो समाज चल रहा है वो रील शॉर्ट्स वाला समाज चल रहा है। हम लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं कि मुझे लोग पहचाने और मुझे लोग जाने, पर मेरा ये था कि लोग आपको जाने, जरूर जाने, और आप जानना भी चाहिए, आप आपके लिए जरूरी है। पर मेरा ये था कि आप भी अपने आप को जाने, आपके अंदर क्या खामियां हैं और क्या आप में अच्छाई है, और आप अच्छाई कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो पूरा ओरिएंटेशन है वो यही है कि हम कितना कितना दे सकते हैं, मतलब कितना कुछ है। मेरा यही था कि हम लोग इस समाज में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा कंट्रीब्यूट होना ही चाहिए, चाहे वो 1% हो चाहे वो 100%। और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि आप देने के अलावा अगर यदि आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये भी कर रहे हैं कि अगर समाज में कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाई जानी चाहिए, और आपने उसको बहुत अच्छे से अपने उपन्यास में मैसेज आपने अपना डिलीवर किया है। मेरा ये कि अगर आप
चाहे आप उस आवाज को उठाने के लायक केपेबल ना हो, या फिर आप कुछ अलग परिस्थिति में हो कि आप उठाने से डरते हो, बस मेरा ये है कि अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो उसको सपोर्ट मत करिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक अच्छी चीज हो सकती बहुत है। बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप गलत, अगर आपको नहीं है हिम्मत आवाज़ उठाने की, तो उसका सपोर्ट भी ना कीजिए। और उसके अलावा आपको क्यों लगता है कि पाठकों तक ये किताब जाना ज़रूरी है, या आपकी ही किताब वो क्यों चुनें? मतलब मैं एक वजह तो नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ। मैं उनको एक सवाल दूंगा जी। कि क्या आप खुद को इतना जानते हैं जितना दुनिया आपको जानती है? वाओ! कि अगर आप खुद को इतना जानते हैं जितनी दुनिया आपको जानती है, और अगर आप में जानने की क्यूरियोसिटी है, तो आपको एक बार तो खुद के अंदर पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब खुद को जानने के लिए, जानने की प्रक्रिया से गुजरने हाँ, के लिए वो आपको जो ये क्या किताब थॉट पढ़नी प्रोसेस है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब एक सवाल मैं किताब से इतर, लेकिन किताब के साथ ही, कि कई सारे हमारे दर्शक हैं, पाठक हैं, जो लिखते हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्रकाशित होना चाहते हैं, उनके दिल में भी एक ये तमन्ना है कि हम भी प्रकाशित हो। तो ऐसे में आपकी ये पहला जी, उपन्यास आपका रहा है, तो आप किस प्रक्रिया से गुजरे? आपके लिए एक नए लेखक के तौर पे क्या चुनौतियां थी? प्रकाश की प्रक्रिया के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आज के जितने भी युवा हैं या फिर जो भी लोग हैं वो जल्दी फेमस होना चाहते हैं। मेरा बस ये है कि आप लिखिए, उससे पहले आप पढ़िए। आप लोग ने एक ड्राफ्ट लिख दिया, आप लोग उसको जल्दी पब्लिश करवाना चाहते हैं। देखो आज का जो है, हम लोग फास्ट फास्ट सब चीजें चाहते हैं, तो मुझे बस इतना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सुकून से करिए। आप लिखिए, फिर इसको पढ़िए, फिर उसको पढ़िए। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप उसको एडिट कर पाएंगे, और उतना ही अच्छा आप डिलीवर कर पाएंगे जितना आप लोगों ने सोचा है। जल्दबाजी की चीजें में कभी कभी चीजें खराब हो जाती है। मतलब प्रकाशक को चुनने के पहले भी काफी सारी डिसीजन मेकिंग होती है, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी अगर हम हिंट दे पाए कि किस तरह से कोई लेखक प्रकाशक किसी प्रकाशक को चुने, तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। देखो आज के ज़माने में आवाज़ पहुँचाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, या आप चाहे छोटे क्रिएटर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको शुरू में जब मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको कंटेंट पहुँचाना पड़ेगा। हम लोग ऐसा सोच के नहीं बैठ सकते कि मैंने बुक लिख दी है और अब बुक अपने आप चलेगी, ऐसा नहीं होता है। अब जब आपने बुक लिख दी तो आप लोगों को थोड़े एफर्ट मारने पड़ेंगे। आप अच्छे पब्लिशर से बात करिए, अगर आप उनका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर आपको पब्लिश करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने युवा साथियों को, आपसे छोटों को और आपसे बड़ों को, पाठकों को कुल मिला के क्या आप संदेश देना चाहते हैं रिगार्डिंग कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, इस किताब से हम अपने आप में कितना खोज सकते हैं? आप क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं? मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस किताब की बात करें तो मैं ये बोलूंगा कि जिसे मैंने ये किताब अलग अलग इशू पे लिखी है, वैसे ही हमारी जिंदगी है। हम लोग किसी भी एक चीज के लिए एक जैसे नहीं हो सकते। आज मैं यहाँ किसी का भाई हूँ तो किसी का दोस्त हूँ, किसी का बॉस हूँ, या किसी का फ्रेंड, तो वो सब चीजें हैं। वैसे ही है, अगर आप जब ये किताब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप एक चीज लेके नहीं जाए। आप अपने हिसाब से आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी लेके जा सकते हैं, आप अपना सोशल इशू लेके जा सकते हैं, आप अपनी दोस्ती लेके जा सकते हैं। आप ये भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग खुद को डिस्कवर कैसे करें। ये सब चीजें अगर आप लेके जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अ, आप से मैंने शीर्षक की तो बात की थी, लेकिन कवर की बात मैं आपसे करना भूल गई थी। तो कवर को लेके क्या, कवर की भी कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है अमूमन, तो आपके लिए क्या स्टोरी है इस कवर की? आपने देखा होगा इस कवर में दो कॉन्ट्रास्ट कलर है, एक जी थोड़ा जी। डार्क है, एक व्हाइट है। तो हमारा यही था, वो खुद के अंधेरे से उजालों की ओर जा रहा है। ओके। और ये जो पपेट वाला है वो ऐसा था कि हम लोग सोशल मीडिया के या इंटरनेट में इतना न जकड़ जाएं कि वो हम लोगों को यूज करने लगे। ओके। सोशल मीडिया की क्योंकि आपने बात की, और आजकल का ज़माना ही सोशल मीडिया का है, तो जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से डील करते हैं, बट स्टिल आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा माइंड होता है। एल्गोरिदम की हम बात करते हैं कि हमने एक रील लाइक की तो उसी दौर में चलते हैं। तो ऐसे में फिर खुद पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो तो आपको ले जा रहा है, आपको नहीं पता है ना कि मैंने बस ऐसे देख लिया और वो मुझे उसी दिशा में सोचने को मजबूर कर देगा। तो तब आप सेल्फ कंट्रोल को कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से खुद पे प्रैक्टिस किया जा सकता है? इसमें मैं सिर्फ एक ही बोलूंगा, प्रायोरिटी डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 मिनट पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि 3 घंटे स्क्रॉल करना है तो आप कर लेंगे। कर लेंगे। तो यही है कि आप लोग 20 मिनट पढ़ने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बुक ऐसी है, एक ऐसी चीज है, चाहे वो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व ना करे, पर आपको वो गाइड कर सकती है कि प्रॉब्लम सोल्व होगी कैसे। तो मेरे लिए ये है कि आप 20 जब 2 घंटे या 3 घंटे स्क्रॉल कर सकते हैं तो आप 20 मिनट पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। वही चीज कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल होता है कि आपने डिसाइड कर लिया और आप उसको कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इस किताब को लेके दरअसल कई सारे सवाल, कई सारी बातें हैं, पर वो इस तरह से आपने उसको गुथा है कि किसी एक सेगमेंट पे पर्टिकुलरली जाना बड़ा वैसा लग रहा है कि आइसोलेट हम नहीं कर पाएंगे। इतने प्यारे तरीके से आपने इस किताब को गुथा हुआ है।
अच्छा, आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपने राइटर्स के बारे में तो आपने बता दिया कि आपने इन लोगों को पढ़ा है, पर कोई किताब भी ऐसी होती है ना कि जो हमारे दिल को छू जाती है, तो ऐसी कोई किताब आपके जीवन में रही जिसने छू दिया हो मतलब मैं आपको बताऊं ना, ऐसी बहुत सारी किताबें जो दिल को छू गई, हम्म। पर सिर्फ एक किताब है जिसको मैं आज 7 बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, लप्पू झन्ना अशोक पांडे जी अशोक की। पांडे की किताब। वो एक ऐसी किताब है, जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आप, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो थोड़ा सा तोतला सा बोलता है, तो जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ऐसा ऐसा लगता है कि मैं खुद तोतला सा बोल रहा हूँ। तो वो एक नॉस्टैल्जिया फील करवाती है बुक। ओके। तो वो इसलिए अगर आप कभी कभी नॉस्टैल्जिया फील करना है, बचपन याद करना है ना, आप वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, इस किताब को जब आप लिख रहे थे, क्योंकि जब कोई भी रचनाकार लेखन प्रक्रिया से गुजरता है तो उसके भीतर भी कई सारे परिवर्तन होते हैं, कई सारा उसके थॉट्स का भी इवोल्यूशन होता है लिखते लिखते। तो क्या कोई ऐसी चीज थी जो आप लिखने से पहले कुछ और थे और लिखते लिखते प्रक्रिया में आपने उस चीज को डिस्कवर किया, ऐसी कोई आपके साथ चीज हुई, कोई घटना हुई? मेरे हिसाब से क्या होता है, जब आदमी लिखना स्टार्ट करता है ना, तो लिखना बड़ा स्टार्ट करना बहुत आसान है और खत्म करना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो होता ही है कि जब हम लोग, पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग अपने कैरेक्टर को धोखा देके कहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सबको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मुझे लगा बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। पर फिर मुझे लगा कि यार, मुझे जो जिस जनरेशन या जिन लोगों तक मेरी बुक पहुंचानी है, तो मैं इतना मोटा ग्रंथ नहीं लिख सकता। तो मुझे लगा मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट एंड शूट में होनी चाहिए। तो वही है। और जो मेरे हिसाब से, जो मैंने कैरेक्टर मेरे हिसाब से लगा कि मुझे एंड टाइम पे डिस्कवर हो, वो नैना ही था। ओके, वो एंड टाइम पे डिस्कवर हुआ कि नैना का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, वर्तमान में क्योंकि पूरा युवा पर ही केंद्रित है, तो युवा जीवन की आप क्या चुनौतियां मानते हैं कि आज के दौर में ये चुनौतियां हैं और इसको किन तरीके से हम उसे डील कर सकते हैं? मेरे हिसाब से देखो, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है, और आपकी सेल्फ डिस्कवरी। आप डिसिप्लिन से करिए कोई भी चीज। अगर आप चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप किसी फील्ड में काम कर सकते, उसके पीछे डिसिप्लिन रहिए। और आप लगातार करना पड़ेगा आपको कोई भी चीज। आप ऐसा नहीं कि 6 महीने किया, 8 महीने किया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एज ए ऑथर काम बताना चाहूँ मैं, तो आपको ये होगा, आप एक बुक पढ़ के बुक लिख नहीं सकते, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपकी बुक कम से कम आपको 10-12 बार पढ़नी पड़ेगी। हाँ। अगर आप नए लेखक हैं, क्योंकि एडिट करना और रीराइट करना ही मेरे हिसाब से लिखना है। रीराइट होगा, जितना रीराइट होगा उतना ही फाइन चीज आपके सामने आएगी। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है जितनी बार रीराइट करते हो उतनी बार आप एक नई रचना ही कर रहे हो। हाँ, मैं वही बोल रहा उतनी हूँ। ही रचना आप कर जब रहे होते हैं। आप लास्ट ड्राफ्ट छोड़ते हो ना, तो आपको मन में गिल्ट आ जाएगा कि यार मैं मेरे कैरेक्टर को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। हाँ, लगता है कि अभी तो और चलेगा साथ। बहुत सारा बहुत कुछ होता है उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने इसमें, क्योंकि आपने मुझे बताया कवर में कि अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं, तो ये उजाले को आप कैसे देखते हैं? उजाले की अवधारणा आपके लिए कैसी है? क्या है उजाला? जैसे मैंने आपको बोला, अंधेरा भी बुरी चीज नहीं है। हाँ। वैसे एक हमारा उजाला है। उजाला, देखो, 2 तरीके से उजाला लिया जा सकता है। एक तो कोई आदमी किसी सक्सेस को बहुत ओवर लाइट कर ले, वो कभी कभी उस सक्सेस को हजम ही नहीं कर पाए, तो फिर वो पतन की ओर जाएगा। जब आदमी खुद के अंधेरों से अपने उजाले खुद ढूंढता है ना, तो उसको सक्सेस का मीनिंग पता होता है, और वो सक्सेस को कंसिस्टेंटली बनाए रखता है, और वो उसके लिए उतनी ही मेहनत करता है। इसीलिए खुद के अंधेरे से उजाले तक जाने वाला प्रोसेस मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और मतलब जैसे अगर मैं आपकी बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ तो ये है कि सबका उजाला अलग अलग है। जी, जो जी। आपका उजाला हो सकता है वो मेरे लिए मेरा उजाला ना हो, तो आपको अपना उजाला भी खुद डिस्कवर करना होता जी, है। जी। यही प्रक्रिया ही है अंधेरे से उजाले की ओर। अच्छा, एक और चीज मुझे रह रहे के, क्योंकि आपके उपन्यास की चीजें मेरे दिमाग में आ रही है, तो दोस्ती का वाला एंगल भी आपने बहुत स्ट्रांगली दिखाया है। केशव और संदीप की दोस्ती जो है, ये कहीं ना कहीं, मतलब जो केशव है टेक्निकली थोड़ा सबमिसिव है, बट स्टिल उनकी दोस्ती है वो अंत तक साथ रहती है। तो दोस्ती को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जीवन में किस तरह की दोस्ती होनी चाहिए? देखो, अगर देखा जाए ना, तो चाहे दोस्त मेल हो या फीमेल, डिपेंड करता है वो आपको कितना समझता है। अगर आप बहुत सारी बातें फैमिली से कह नहीं पाते हो, तो आप वो, अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है ना जो आपकी सारी बातें समझता है, या बिना बोले भी वो सब चीजें समझता है, तो मेरे हिसाब से जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं बहुत दुख से आसानी से निकल पाऊंगा, चाहे वो मुझे कुछ सपोर्ट कर रहे या नहीं करे। अगर वो हाँ भी बोलता है ना कि भाई मैं हूँ, तो शायद मेरा काम बहुत आसानी से चल जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से एक दोस्त होना बहुत जरूरी है। और इसी बात में मैं आपकी ही उपन्यास की बात ऐड करती हूँ कि जब हम आज खुद की बात कर रहे हैं तो किसी सामने वाले से हम अपेक्षा तो रख रहे हैं कि वो हमारे लिए ऐसा हो, कहीं ना कहीं फिर हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम भी सामने वाले के लिए उस तरह के हो सके, तब जाके वो शायद और सार्थक दोस्ती होती है। जैसे यहाँ पे भी आपका किरदार लगता है कि एक ही उस पर डिपेंडेंट है, पर दोनों ही आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं। अगर दोस्ती की बात करें ना, तो दोस्ती में ये उम्मीद की जाती है कि कोई मुझको दे या नहीं दे, लेकिन मैं तो उसको दूंगा। हाँ। ठीक है, दोस्ती में गिव एंड टेक देखा जाता नहीं,
कि ये मुझे क्या दे रहा है, या हिसाब किताब नहीं होता है मेरे हिसाब से ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस वही है कि दोस्ती एक ऐसी चीज है जिसको किसी चीज में तोला या मापा नहीं जा सकता। बाकी सारे रिश्ते मतलब वो है कि सब रिश्तों को कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ। किया जा सकता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है। आज के जमाने में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, चाहे मैं उसको 6 महीने तक कॉल नहीं करूं या मैसेज नहीं करूं, लेकिन वो जब भी मुझसे मिलेगा तो खुले दिल से मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि मैं पहले वो सोशल मीडिया बोल चुका हूँ, आज चाहे मेरे 50,000 फॉलोअर हो, मेरे या आपके 1 लाख फॉलोअर हो, हम लोग सबसे वैसा कनेक्ट नहीं कर पाते। तो बस वही एक ही दोस्त है जो हमारी सारी बातें समझता है और मुझे समझता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर क्योंकि दोस्ती की बात आई है तो मुझे लगता है किताबों से बेहतर भी कोई दोस्त हो नहीं सकता अगर हम नॉन ह्यूमन उसमें जाएँ तो। तो बीएचसी की इस पहल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपने इस तरह का कुछ देखा है और आपका कैसा अनुभव रहा है बीएचसी को लेकर? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि इस कैंपेन में मुझे जुड़ने का अवसर मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से ये है कि देखो बीएचसी अभी दिल्ली में, वो और शहरों में भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ना है। हम लोग स्क्रीन यूज करें, मैं ऐसे नहीं कि स्क्रीन यूज करना गलत है, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हम लोगों को पता लगेगा कि हम लोग कैसे जुड़ाव कर सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, हम लोग जानेंगे हमारे कल्चर के बारे में, हमारी देश के बारे में। तो मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी, चाहे आप दिन में 20 मिनट पढ़े, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है पढ़ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक वाक्य हमारे जीवन में, हमारे जीवन के ध्येय की तरह हमारे साथ रह जाता है कि मतलब मोटो ऑफ लाइफ बन जाता है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ रहा है कि आपने कोई किताब पढ़ी है, किताब का कोई वाक्य या कोई भी घटना आपके साथ रह गई? मैं पहले बोला, ऐसे बहुत सारी किताबें जिनकी कहानी मतलब जिनके हाँ, शब्द में मतलब रह गई रह जाते हैं, बहुत सारे हैं। पर कभी जीवन का जो ध्येय बन गया आपके। ये तो मतलब ये किसी किताब से नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ जिस हमारे हिंदी में या आप आम बोलचाल में बोल भगवान के घर दे रहे अंधेरे नहीं। तो बस मेरा ये है कि जितने भी जिन लोग हैं वो लोग करते रहे जो भी काम कर रहे हैं, कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, बस आप होपफुल रहें, कभी ना कभी जरूर क्लिक होगा और हमारा टाइम आएगा। कभी ना कभी हम जरूर अंधेरे से उजाले की ओर जी जी जरूर। तो बहुत शुक्रिया, बहुत सार्थक हमारी बातचीत रही और दर्शकों तक भी वो सारे संवाद पहुंच गए जो इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।